सर ये बताइए, आज ये प्रेस वार्ता अचानक से करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अचानक नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के कल आए हैं रात को, और आज उन्होंने 1 बजे एक पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाषण दिया। उसको हमने काफ़ी ध्यान से सुना, और सुनने के बाद हमें कुछ चीज़ें महसूस हुई कि लोगों से साझा करनी चाहिए, पत्रकार बंधुओं से साझा करनी चाहिए। इसके लिए हमने आप लोगों को तकलीफ दी। कल तक जिस पार्टी के आप भी मेंबर थे और अभी भी हैं, ऐसा क्या बीच में आ पड़ा जिस वजह से कि ये नाराज़गी देखने को मिल रही है? देखो, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। मुझे मेरी ज़िंदगी में 3 चीज़ें हैं। 4 पिलर पे होती है बिल्डिंग, इसीलिए मैं डगमगा रहा हूँ। एक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक मेरा परिवार, और एक मेरा समाज। ये 3 पिलर है मेरी ज़िंदगी के। ठीक है, मेरा परिवार नहीं होता, उसके बिना नहीं चलता कुछ भी, ये मैं लालची हूँ। लेकिन मेरे समाज ने और बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो आपने वो पार्था की कहानी सुनी होगी अमेरिका में, काले और गोरे वाली, ब्लैक और वाइट वाली। वो बस में नहीं बैठने देते थे, तो आज MP MLA तो दूर की बात है, बस का टिकट नहीं मिलता हम लोगों को, दलितों को। तो आज अगर हम इतनी बातें कर रहे हैं ना, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से बोल रहे हैं। तो एक बाबा साहेब अम्बेडकर, एक हमारा परिवार और एक हमारा समाज, जिनकी वजह से मैं मंत्री बना। अरविंद केजरीवाल जी का भी है, नो डाउट, क्योंकि वो लीडर थे हमारी पार्टी के और हमारे भी। तो बनने के बाद जब मेरे समाज के लोग आए और मेरे से सवाल पूछे कि भाई साहब हमारा जो कल्याण निधि का पैसा है वो कहाँ गया, मैं बताता हूँ आपको, हज़ारों करोड़ रुपए हमारा जो SC ST फंड का पैसा है वो डाइवर्ट हो जाता है। हर आदमी के पास एक ही सवाल का जवाब होता है कि हमारे पास, आपने सरकारी ऑफिसों का देखा ही है, यही जवाब आएगा कल जब जांच बैठेगी कि साहब जितनी एप्लीकेशन आई थी सब निपटा दी गई, बाकी जो फंड बचा था उसको कहीं भी डाइवर्ट करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही आएगा। लेकिन मैं बताता हूँ, हमारा SC ST मिनिस्ट्री के अंतर्गत एकमात्र फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो SC को, OBC को, माइनॉरिटीज़ को और सफाई कर्मचारियों को छोटे छोटे लोन देता है। 50,000 रुपये से लेके किसी को ई-रिक्शा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, 2-2.5 लाख रुपए तक के लोन देती है। उसमें अगर 50 करोड़ रुपए डाल दिए जाएं तब चलेगी, वो कम से कम 50 करोड़ रुपए चाहिए। उसके लिए हम लगे हुए हैं लगातार कई सालों से। 8 महीने से उन लोगों की, उसके स्टाफ की सैलरी नहीं गई। 2 स्टाफ ने सुसाइड कर लिया फाइनेंशियल क्रंच में, क्योंकि उनकी EMI नहीं जा रही थी। तो काम तो था ना, डाइवर्ट क्यों कर दिया गया पैसा? महिला आयोग की अध्यक्ष के लिए स्वाति मालीवाल जी को राज्यसभा भेज दिया गया। हमने कहा कि दलित महिला को बिठाइए, क्योंकि दलितों का, वंचितों का, मजदूरों का, इनकी 60% कंप्लेंट आती हैं महिला आयोग में। अगर कोई दलित महिला बैठेगी तो उनकी बातें ज़्यादा अच्छी तरह से उसको समझ में आएंगी, और उसको जो चुग्गी में एक लड़की रहती है जिसके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे समाज की लड़की बैठी हुई है, उसको नहीं माना जाता। ठीक है, फेलोज जो होते हैं, विधानसभा में फेलोज होते हैं, मंत्रालय में कंसल्टेंट भर्ती किए जाते हैं, और तमाम इस तरह की भर्ती की जाती है। इसकी हज़ारों भर्तियां हुई जिनकी सैलरी लाखों में थी, उसमें एक भी दलित नहीं लिया जाता। तो क्या दलित समाज मुख्य कारण था पार्टी छोड़ने का? मेरा समाज नहीं, के साथ मतलब धोखा हुआ। हाँ। तो मैंने आपको बताया ना, 3 पिलर हैं। मेरे समाज के साथ धोखा हुआ, बाबा साहब के साथ धोखा हुआ। उनका फ़ोटो लगा के उनके लोगों की परवाह नहीं की गई, और तो मैं फिर नहीं रहा। मैं अपने समाज को क्या जवाब दूँ? आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुबह, उसी के संदर्भ में मैंने उसे सुना, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी उस पर कुछ बातें रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बातें की, उसमें तमाम बातें की, उसमें राजनीति की बातें की, उसमें गठबंधन की बातें की, भारतीय जनता पार्टी की बातें की, कांग्रेस पर बातें की, राजनीतिक भविष्यवाणियां भी की, तमाम बातें की। बड़ी अच्छी बात है, बड़े बड़े ख्वाब देखना, तरक्की करना, हम सबको भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए।
लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि मुख्यमंत्री जी 50 दिन के बाद जेल से बाहर आए हैं। ईश्वर उनको जल्दी से जल्दी बाहर लाए हमेशा के लिए, लेकिन 50 दिन के बाद वो बाहर आए हैं। उन्होंने एक भी संदेश इस बारे में नहीं दिया कि 50 दिन में दिल्ली की जनता के दिल पर क्या बीत रही होगी। आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने ये तो बताया कि किस तरह से उनको बहुमत मिला, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस तरह का बहुमत देने वाली दिल्ली की 2 करोड़ जनता किस हाल में रह रही होगी। उन्होंने ये तो बताया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आप इस्तीफा बिल्कुल मत दीजिएगा, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि आप 21 दिन बाद दोबारा चले जाएंगे। दिल्ली का और दिल्ली वालों का क्या होगा? दिल्ली मेरे सपनों का शहर है। दिल्ली का दर्द, दिल्ली वालों का दर्द मेरा दर्द है। आज दिल्ली वालों के गाल पर, दोनों गालों पर थप्पड़ पड़ रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और नई बात जो देखने को मिली कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो था, ना ही शहीद भगत सिंह जी का फोटो था। आज जब वो गठबंधन की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, सारा विपक्ष संविधान बचाओ के नारे लगा रहा है। ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार भी संविधान का नाम नहीं लिया, बाबा और संविधान निर्माता का भी नाम नहीं लिया। तो उन्होंने दिल, दिमाग और दुनिया से, उनकी अपनी दुनिया से इन महापुरुषों का नाम, बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह जी का नाम निकाल दिया है। मुझे ऐसा लगा, बहुत पीड़ा हुई, इसलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दी। और मुझे लगा कि पिछले दिनों मेरे द्वारा अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय ठीक था, क्योंकि जो लोग आज उन जिनके नाम से राजनीतिक पार्टियां खड़ी की गई, बाबा साहेब के नाम से, शहीद भगत सिंह के नाम से, आज उनका नाम नहीं लेते, तो दलितों के साथ हकमारी करने का जो मैंने डिस्कवर किया था, जो मैंने बताया था कि हजारों करोड़ रुपया डाइवर्ट कर दिया गया, उस पर एक शब्द तो बोलते कि अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया, लेकिन जिसने भी किया उसके खिलाफ जांच की आवाज़ तो अरविंद केजरीवाल जी को उठानी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं उठाई। आज जो दलितों का फंड डाइवर्ट का मामला है वो शराब घोटाले से बड़ा है, मैं आपको यहाँ दोहराना देना चाहता हूँ। ये मेरा आज का संदेश था आप लोगों को। तीसरी बात, मेरे से बहुत सारे पत्रकार पूछते हैं कि आपकी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र लाती है, कांग्रेस अपना न्याय पत्र लाती है, और बाकी पार्टियां छोटी छोटी वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मैनिफेस्टो लाने में विश्वास नहीं करती, वो काम करने में विश्वास रखती है। बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उनकी जो प्रशासनिक क्षमता थी उसे देखकर बड़े बड़े दिग्गजों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। हमारी पार्टी, हमारे लोग और मैं खुद इस बात में विश्वास रखता हूं कि हम काम करें, और काम करने के बाद हम अगली बार जब जनता के बीच जाए तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाए, ना कि मैनिफेस्टो लेकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, आपने इस्तीफा दिया, स्वीकार हो गया सर? नहीं, मेरा इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ। तो मंत्री पद का भी आप बने हुए हैं? मैं अभी तक मंत्री पद पे बना हुआ। आपने एक बात बताई कि शराब घोटाले से बड़ा है दलित फंड का घोटाला, जरा उसको विस्तार से बताएंगे कैसे? देखिए, ऐसा होता है कि एक SC, ST, SC, SP कल्याण निधि का पैसा होता है, और ये
होम मिनिस्ट्री से या कोई भी बजट हो, अगर वो एलोकेटेड होगा तो वो पैसा उसी मद में खर्च करना होता है, और ये होम मिनिस्ट्री से मतलब मैंडेटरी है कि उसी में खर्च होना चाहिए। लेकिन करते क्या है कि उसको पैसे को, जैसे मान लीजिए 3,500 करोड़ रुपए एक साल के लिए, तो 500 करोड़ रुपए तो दलितों पे खर्च हो जाता है, बाकी पैसा और कामों में खर्च कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खा जाते हैं, लेकिन और कामों पे खर्च कर देते हैं और दलित थका हुआ रह जाता है। दलितों की बस्तियों में, उन झुग्गी बस्तियों में काम नहीं हो पाते। उन झुग्गी बस्ती वाले लोग सीवर के लिए, पानी के लिए परेशान रहते हैं। उनके बच्चे स्कूल जाने की जगह टैंकर का इंतजार करते रहते हैं। ये मेरा दर्द है, मेरे समाज का दर्द है। मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। मैंने मंत्री पद से की कुर्सी को लात मार दी सिर्फ इसलिए कि उनका, मैं वहां पर बैठ के उनका गला घोंटते हुए देख नहीं सकता। आपका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, अभी आप मंत्री हैं। आम आदमी पार्टी कहती है आप पे लगातार प्रेशर है, दबाव है कि आप जो है पार्टी छोड़ दें। आम आदमी पार्टी, आपने पार्टी भी छोड़ दी है, तो इस तरह कोई बात है कि आम आदमी पार्टी आपके बारे में आपको छोड़ना नहीं चाहती वो भी, क्योंकि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं। आप लोग इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो दबाव, अगर वो कहते हैं कि दबाव में ईडी का या इस चीज़ का उस चीज़ का जो दबाव है, अगर मैं दबाव में होता तो यहाँ नहीं बैठा होता। कोई दबाव नहीं है। मुझे 10 साल बाद मरना है, मैं अभी मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, क्या ही फर्क पड़ता है। अरे अभी आप यंग हैं, ऐसी बात नहीं करते। तो दबाव क्या, दबाव में तो मैं कभी जिया नहीं। हिसाब से तो आप बहुत यंग हैं अभी। दबाव में तो कभी मैं जिया नहीं, ठीक है। लेकिन आदमी जितना भी जिए, कुछ काम, अच्छे काम करके जिए। अगर मतलब इस तरह से जीना है, उसका कोई फायदा नहीं है। अपने लोग, मैं जब मंत्री था, लोग आते थे मेरे पास। देखिए, एक तीर्थ यात्रा बड़ी अच्छी स्कीम है दिल्ली सरकार की। मैं दिल्ली सरकार का पार्टनर रहा हूँ। एक तीर्थ यात्रा योजना है जो बहुत अच्छी है, और उसमें 100 से ज़्यादा ट्रेनें जा चुकी हैं। एक ट्रेन हमने लोगों को कहा बौद्ध गया के लिए, ठीक है, या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि या कर्मभूमि पर कहीं चलाने के लिए हमने लोगों को मोटिवेट किया। लोगों से आवेदन पत्र लिए, उनको अटेस्ट किया खुद बैठ के, क्योंकि यहाँ तक कि एमएलएज उसको अटेस्ट नहीं करते। दे प्रमोट रामेश्वरम, ये वो बात ये नहीं। सारे धर्म हमारे हैं, हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं। कोई ऐसा नहीं मैं दलित की बात कर रहा हूँ तो मैं एक ही तरफ की बात कर रहा हूँ। मैं समाज कल्याण मंत्री था, मैं खान चाचा को भी पेंशन देता था, शर्मा जी की मम्मी को भी पेंशन देता था, और दलितों को भी पेंशन देता था। तो हम इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं। तो उनके लिए ट्रेन नहीं चली, और मैं ट्रेन के लिए बार बार मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाता रहा। तो ये, और अब देखिए कि 4 लोग लोनी बॉर्डर से 3 बस बदल के सिविल लाइन में मेरी कोठी पे आ रहे हैं। वो कह रहे मंत्री जी आपने बोला था, हमने भर दिया, ये कब चलेगी ट्रेन? मैं उनको क्या जवाब दूं? मैं वीडियो रील बनाने के लिए मंत्री बनाया हूँ क्या? मैंने वो मंत्री पद को लात मार दी। जी, आपने आज केजरीवाल जी के भाषण का आपने बताया कि उनमें आपको दिल्ली के लिए तो हमें भी कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन वो एक भविष्य वक्ता के रूप में मोदी जी किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, कौन गृह मंत्री होगा, कौन हटेगा, लेकिन दिल्ली की बात वो नहीं करते। सर ऐसा है, इस स्क्रिप्ट के पीछे आपको क्या लगता है, कौन सी? देखिए, हम लोग सब दिल्ली के बाहर से आए हुए हैं, और दिल्ली हमारे सपनों का शहर है। यहाँ आके हमें रोजी रोटी मिली, इज्जत मिली। हम दिल्ली का सोचे ना, कौन क्या बनेगा उससे हमारा क्या मतलब। और फिर सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा इज्जत तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली दिल्ली में। उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, और ऐसे ऐसे बहुमत से बनाया जिसकी कोई सोच नहीं सकता। 70 में से 67 सीटें, 70 में से 67 सीटें दुनिया में किसी स्टेट में नहीं आई। 62, हाँ 67 आई थी पहले, अब 62 सीटें आई। दुनिया में कोई नहीं सोच सकता अरविंद केजरीवाल जी को दी, ये इज्जत दिल्ली ने दी। तो आप दिल्ली वालों का ही ध्यान रखिए सबसे पहले, और तरक्की करना बड़ी अच्छी बात है। अब कल को पैन इंडिया की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप 50 दिन के बाद आ रहे हैं, 50 दिन से दिल्ली अटकी हुई है, आप धमका और रहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अरे काम कौन करेगा भैया? ये एक वजह थी। सर, आपने दिल्ली सरकार के कोई मंत्री आपके संपर्क में है या कोई नेता जो आपको फिर से शामिल कराना चाहते हो, क्योंकि एक बड़ा दलित वोट बैंक आपके पास है? देखिए, राजनीति में शामिल होना और ये पद लेना, ये मेरी कभी भी इस तरह की ख्वाहिश नहीं रही। तो इन सब बातों में तो मैं आता नहीं, ना मेरे पास किसी की कोई संपर्क में नहीं है, यानी आम आदमी पार्टी का नेता आपके? कोई संपर्क में होगा तब भी मैं इस तरह के ऑफर्स में नहीं आता। ठीक है।
सर जो आपने फंड की बात करी जो अभी खर्च नहीं हुआ ये कितना फंड है? ये हजारों करोड़ है। 1000 करोड़ खर्च नहीं हुआ। मैंने आपको 1 साल का डेटा दिया। सर चुनाव अभी में चूंकि मुद्दा मैं बनेगा, अभी आप इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन चूंकि मैं अभी भी मंत्री हूँ और गोपनीयता की शपथ लिए हुए हूँ, तो मैं कोई डाटा शेयर नहीं कर सकता आप लोगों से। लेकिन मैंने आपको 1 साल का एक डेटा दे दिया मोटा मोटी कि इस तरह का कुछ आंकड़ा है, और 9 साल सरकार को हो गए। थैंक यू सो मच।